आंसर नहीं हो सकता, डी पर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट आपके पास अ नाइक्रोम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स। एक नाइक्रोम का वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 15 ओम दी हुई है और उसका डायमीटर जो है हमारे पास वो कितना दे दिया है, 3 मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन नाइक्रोम वायर इज इतना। ठीक है, ये नंबर डेंसिटी आपको दे दी है, यानी n की वैल्यू उसने दे दी है आपको। ठीक है। A potential difference of 6 volt is applied between the ends of the wire. What is the average drift speed of the free electrons? ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है I is equals to N A V E। हमसे उसने कहा है कि V की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो। ठीक है। और N हमारे पास क्या है, N की वैल्यू उसने दे दी है, N की वैल्यू ये रही, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 एक्सपोनेंट 28 ये आपके पास N आ गया। एरिया, एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया निकालने के लिए मेरे पास डायमीटर है। तो डायमीटर के लिए हम चलते हैं, आपके पास डायमीटर का फॉर्मूला, तो एरिया हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर और रेडियस को हम रख देते हैं डायमीटर अपॉन 2 के, यानी पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे हम पुट कर देते हैं। तो मेरे भाई पाई ये रहा और डी आपके पास कितना है, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 7.0 इंटू 10⁻⁻6। तो हम ये यहाँ पर एरिया यहाँ पे लिख देते हैं 7 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा भाई, V हमें कैलकुलेट करना है और आपके पास E की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 टाइम 10⁻⁻19, ये हमारे पास E आ गया। अब करंट रह गया, तो करंट हम कैसे निकालें, करंट हम निकाल सकते हैं, ये I निकालना है ना, तो I के लिए मेरे पास रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है। तो अब हम करते ये हैं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट्स है, रेजिस्टेंस कितनी है, 15 है, तो मेरे पास इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.4। तो 0.4 मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसको सॉल्व करके V की वैल्यू अब मेरे पास जो आएगी वो है ऑप्शन बी, यानी 3.9 टाइम 10⁻⁻6। 32. The diagram shows two different circuits. ये आपके पास एक सिंगल बैटरी है, एक रेजिस्टर है और उसके बाद इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 2 रेजिस्टर्स लगे हैं। The cells in each circuits have the same EMF and negligible internal resistance. The 3 resistors each have the same resistance R. ठीक है। अच्छा, in the circuit on the left the power dissipated in the resistor is P। ठीक है, इसके अंदर जो पावर डिसिपेट हो रही है इस रेजिस्टर के अंदर वो है P। What is the total power dissipated in the circuit on the right? मेरा बेटा, अगर तुम दोनों सर्किट्स के अंदर देखो तो इस सर्किट में एक रेजिस्टर है और इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस डबल हो गई, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस R, दैट गिव्स यू 2R। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ पे आपके पास पावर का जो फॉर्मूला लगेगा वो V स्क्वायर अपॉन 2R का। ठीक है। तो अब मेरा बेटा तुम देखो कि अगर रेजिस्टेंस डबल हो गई तो पावर डिसिपेटेड तुम्हारे पास हाफ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपके पास आंसर आ गया बी। नाउ नेक्स्ट 33, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ फिलामेंट लैंप इज इंक्रीज्ड। कह रहा है कि वोल्टेज आपने किसके अक्रॉस इंक्रीज किया है, फिलामेंट लैंप के अक्रॉस इंक्रीज किया है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपसे कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप डिक्रीजेस बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। भाई जब वोल्टेज आपने बढ़ाया है तो वोल्टेज की वजह से आपके पास जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आपको अगर ग्राफ याद हो तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस के ऊपर करंट होता है। ठीक है। और इसका ग्राफ जो होता है फिलामेंट लैंप का वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड करता है। नियर द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होता है और उसके बाद फिर ये लेट से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद ये ग्राफ वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता बल्कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो वोल्टेज बढ़ाने से अगर करंट नहीं बढ़ा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो ऑप्शन के अंदर आप देखते हैं ए और बी के अंदर वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो ए और बी तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाता है।
अब सी और डी पे आ जाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप इंक्रीजेस, और डी में भी कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ तक तो दोनों का सेम है। आगे चेक करते हैं। बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो सी गलत हो गया क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, उसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नाउ उसके बाद 34 पे आप आ जाते हैं। अ मेटल वायर हैज रेजिस्टेंस आर, एक मेटल वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। द वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट द डायमीटर डिक्रीजेस टू 94% ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर। माय गॉड, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम इन द वायर इज अनचेंज्ड, कह रहा है वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, यहां पर अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। रीजन क्या है कि वॉल्यूम को वो कह रहा है अनचेंज्ड रखना है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। बेटा एक चीज तो डिक्रीज जो हो रही है वो आपके पास डायमीटर का इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी चीजें आपके पास कह रहा है कि आपके पास what is the resistance of the stretch wire, a wire is stretched so that diameter decreases, a metal wire has a resistance। तो इससे ऐसा लगता है कि आपके पास दोनों वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A, ठीक है। और आपके पास और क्या चीज़ आपके पास है, तो पहले वायर वाले वायर जिसकी रेजिस्टेंस R है उसका एरिया A है, और दूसरा वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस, उस हमसे क्या कहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, सेकंड वायर की रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो आई कॉल इट, ये रेड कलर से सेकंड वायर है R2, और उसका एरिया जो है वो आपके पास 94% डिक्रीज हो गया, तो सॉरी डायमीटर डिक्रीज हुआ है, तो उसका एरिया में A2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब पहले वायर की रेजिस्टेंस तो R है, और एरिया की जगह मैं लिख लेता हूँ, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर अपॉन 2 के। तो रेडियस की जगह मैं डायमीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे एरिया की जगह मैं पुट कर देता हूँ पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, सेकेंड वायर की रेजिस्टेंस हमें निकालनी है तो उसको हम R2 रख देते हैं, और उसके बाद आपके पास सेकेंड वायर के अंदर वो कह रहा है कि 94% आपके पास द वायर स्ट्रेच सो दैट इट्स डायमीटर डिक्रीजेस टू 94%। 94% पर आ गया, अच्छा अच्छा, मैं सोचा 94% डिक्रीज हो गया, नहीं, डिक्रीज करके 94% तक रह गया। तो 94%, अब मेरा बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके पाए, ठीक है, एरिया की जगह पाए और डी स्क्वायर की जगह अगर मैं यूं लिखूं 0.94 ऑफ डी, ठीक है, 94% तक पहुंच गया है डिक्रीज होके, अपॉन 4, ये एज इट इज आ गया। अब हम जरा कैंसिलेशन देखते हैं कि ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और तुम्हारे पास डी स्क्वायर भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बेटा R is equals to R2, ठीक है। 0.94 का स्क्वायर जो है वो आपके पास बन जाएगा 0.8836। तो जब ये इधर जाएगा तो आपके पास आंसर बनेगा R2 बराबर आ जाएगा, कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो 1.13। बी इज द आंसर। Now next 35. The diagram shows a cell of EMF 3 volt and internal resistance 4.7 ohms connected across a lamp. The lamp has a resistance of 9.3 ohms. ठीक है. What is the power dissipated by the internal resistance of the cell? तो आपके पास सीरीज सर्किट है, ठीक है, और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा। तो हमारे पास करंट भी नहीं है और मुझे वोल्टेज निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब पावर के जो फॉर्मूले हैं, एक तो है पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, करंट नहीं है तो ये नहीं लग सकता। पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ। वोल्टेज मैं निकालने के लिए जो तरीका है हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का,
तो वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं इसको V सफिक्स R लिख देता हूं, ठीक है। और पोटेंशियल डिवाइडर का जो फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में बताया था, मैं डायरेक्टली इसको प्लग इन कर लेता हूं क्योंकि ज़ाहिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टर को आप ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय उस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, 4.7 प्लस 9.3, और आप मल्टीप्लाई कर दें ईएमएफ ऑफ द बैटरी से विच इज 3 वोल्ट। तो यहां से वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस वी आर मेरे पास आ रहा है 1.0 वोल्ट। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.0 वोल्ट्स। अब हम पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है, 1.0 वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है। और आर रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 4.7 ओम्स। तो पावर यहाँ से जो डिसिपेट आएगी वो 0.212, तो 0.212, और यहाँ पे आंसर हमारे पास आ रहा है ए, 0.22 वोल्ट। नेक्स्ट, a battery consist नहीं, a circuit consists of battery, high resistance voltmeter and 4 fixed resistors as shown in figure. The battery has an EMF of 15 वोल्ट, ये नजर आ रहा है, and negligible internal resistance, ठीक है। What is the reading on the voltmeter, ठीक है। कह रहा है कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग बता दो, ठीक है। यानी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट गिव्स यू द आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपसे हमेशा कहा कि हमेशा 0 वोल्ट लाइन से जाते हैं। 0 वोल्ट लाइन आपके पास क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आपके पास हमेशा 0 वोल्ट पर होता है। तो ये आपके पास 0 वोल्ट हो गया, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट हो गया, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट हो गया, और ये पॉइंट भी 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब मेरा बेटा, अब 0 वोल्ट लाइन से और उस पॉइंट तक चलेंगे जहां का हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालने के लिए जा रहे हैं, और आपके पास इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टर को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 6 + 24, मल्टीप्लाई बाय द ईएमएफ, और ईएमएफ हमारे पास कितना है, 15 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो वोल्टेज आ रहा है 6/30 मल्टीप्लाई है तो 15 तो 3 वोल्ट मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो ये आ गया इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट्स। नाउ मेरा बेटा, अब हम यहाँ का वोल्टेज निकालते हैं, और यही कैलकुलेशन, इसी मेथड से हम कैलकुलेशन करेंगे। नाउ जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टर को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 9 + 6, मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी यानी 15 वोल्ट। तो आपके पास ये हो गया 9 वोल्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 9 वोल्ट, ठीक है। अब आपको वोल्ट मीटर रीडिंग, तो 9 - 3 दैट गिव्स यू द 6, यानी बी आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा था। नाउ नेक्स्ट, आपके पास अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट is designed to detect the difference in the temperature between the two different places, ठीक है। The cell has EMF of 20 millivolt and negligible internal resistance. Initially thermistor X and Y are at the same temperature and have the same resistance, ठीक है। इनिशियली कह रहे दोनों की रेजिस्टेंस सेम थी। द वोल्ट मीटर रीड्स 10 मिलीवोल्ट। जब तक आपके पास दोनों की रेजिस्टेंस सेम थी तो आपके पास वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो रहा था, 10 मिलीवोल्ट। समझ में आती है बात। उसके बाद ये कि आपसे क्या कह रहा है, X इज देन प्लेस इन अ कोल्ड इन्वायरमेंट एंड इट्स रेजिस्टेंस डबल, ठीक है। तो X की रेजिस्टेंस वो आपसे कह रहा है 2R हो गई, डबल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब रेजिस्टेंस डबल हो गई, ठीक है, आगे चलते हैं। Y is placed in a warm environment and its resistance half, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस आपके पास अगर पहले R थी तो अब आपके पास कितनी हो गई, 0.5R हो गई, ठीक है। What is the new reading on the voltmeter, ठीक है। तो जिस रेजिस्टर, फिर वही चीज है, जिस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टर को ऊपर रखें, 0.5R डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 0.5 + 2R मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ द बैटरी विच इज 20 मिलीवोल्ट। अच्छा देखो, नीचे आंसर जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे मिली वोल्ट में है, तो मैं मिली को पुट नहीं कर रहा बल्कि 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। बाद में आखिर में डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0.5R डिवाइड बाय आपके पास 2.5R मल्टीप्लाई बाय 20। तो मेरा बेटा R से R कैंसिल हो गया, और ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है, 2.5 होना चाहिए, इट शुड बी 2.5R। आप इसको प्लग इन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में 4 मिलीवोल्ट। तो 4 मिलीवोल्ट आपका आंसर हो गया ए। नाउ नेक्स्ट,
In alpha scattering experiment, a beam of alpha particle is aimed at a thin gold foil. Most of the alpha particle goes straight through or deflected by a small angle. A very small proportion are deflected by more than 90 degrees, effectively rebounding towards the source of the alpha particle. Which conclusion about the structure of atoms cannot be? ये यार ये cannot be जो है ना ये बड़ी खतरनाक बातें होती हैं, ठीक है. Be drawn from this experiment alone, ठीक है, आप उसमें से नहीं. So most of the space in an atom is an empty space. Yes, this is correct. Most of the mass of an atom is concentrated in the nucleus. ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है. The nucleus contains both protons and neutrons. ये बात गलत है. इस एक्सपेरिमेंट से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में डिस्कवर हुए हैं. तो सी इज मोस्ट लाइकली करेक्ट आंसर, ठीक है. और उसका डी देख लेते हैं. द न्यूक्लियस इज चार्ज, ज़ाहिर ड्यू टू द रिपल्जन हमें ये पता चला था कि न्यूक्लियस पे कोई चार्ज पार्टिकल है क्योंकि अल्फा के ऊपर +2 का चार्ज है. तो डी बी ऑप्शन सही है. तो हमें कैन नॉट वाले के अंदर सी आंसर है. 39. विच टू पार्टिकल्स हैव अपोजिट चार्जेस? कौन से दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनके पास अपोजिट चार्जेस हैं? तो अल्फा के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 का होता है, +2e, और हीलियम न्यूक्लियस आपके पास वो भी +2e होता है. दोनों सेम चीज़ है. एंटी प्रोटॉन आपके पास नेगेटिव होता है और बीटा प्लस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है. अच्छा, बीटा माइनस आपके पास नेगेटिव होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपके पास नेगेटिव होता है. और पॉजिट्रॉन आपके पास जो है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन जो है वो भी पॉजिटिव होता है. तो हमें क्या कहा है कि विच टू पार्टिकल्स हैव अपोजिट चार्जेस. तो अपोजिट चार्जेस के अंदर हमारे पास बी ऑप्शन है, जिसके अंदर एंटी प्रोटॉन नेगेटिव हो गया और बीटा प्लस पॉजिटिव हो गया. नाउ द लास्ट वन, विच पार्टिकल इज अ लेप्टॉन. तो मेरा बेटा ये सब आपको मेमोराइज करने वाली बात है. तो लेप्टॉन के अंदर आपके पास पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ पॉजिट्रॉन, ठीक है. यहाँ पे ये हमारा जो पेपर था नवंबर 2022 पेपर 1-2 ये खत्म हुआ. 40 के 40 MCQ सॉल्व हुआ है. सलाम.